नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रश्नों के माध्यम से पूरे एमपी जीके को यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियां। तो मध्य प्रदेश की नदियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो शिप्रा नदी है, इस शिप्रा नदी का उद्गम कहां से होता है। तो याद रखना है, जो शिप्रा नदी है, इस शिप्रा नदी का उद्गम काकरी बर्डी की पहाड़ी से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पहाड़ी का नाम याद रखना है कि शिप्रा नदी का जो उद्गम है ये काकरी बर्डी की पहाड़ी से होता है। फिर दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये काकरी बर्डी की पहाड़ी कहां पर है। तो ये मऊ में आती है और मऊ किस जिले में आता है। तो मऊ इंदौर जिले में आता है, इंदौर जिले में आता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो याद रखना है, जो शिप्रा नदी है, इस शिप्रा नदी का उद्गम काकरी बर्डी की पहाड़ी से होता है, जो कि मऊ जिले में मऊ में आती है और मऊ एक इंदौर जिले की तहसील है। फिर आपसे पूछेगा कि इसका समापन कहां पर होता है। तो दोस्तों याद रखना है, जो शिप्रा नदी है, इस शिप्रा नदी का समापन चंबल नदी में होता है, चंबल नदी में। और चंबल नदी में भी कहां पर, तो मंदसौर में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहां से ये इस प्रकार से चलेगी तो यहां जाके आपकी ये समाप्त हो जाएगी। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है सीधा सीधा कि शिप्रा नदी का उद्गम कहां से हुआ। तो काकरी बर्डी की पहाड़ी मऊ से हुआ। इसका समापन किस नदी में हुआ। तो इसका समापन चंबल नदी में हुआ, जो कि मंदसौर में जाकर चंबल में मिल जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में याद रखना है कि जो शिप्रा नदी है, इस शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। मालवा की गंगा किसे कहते हैं। तो मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहते हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है कि जो उज्जैन शहर है, ये उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन शहर भी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ और यहाँ पर सिंहस्थ का जो मेला है, ये सिंहस्थ का मेला भी शिप्रा नदी के किनारे ही आयोजित होता है। तो शिप्रा नदी से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो काली सिंध नदी है, इस काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है। तो याद रखना है, जो काली सिंध नदी है, इस काली सिंध नदी का उद्गम देवास से होता है और देवास का भी एक गांव है जिसका नाम है बागली, बागली गांव। तो याद रखना है, जो काली सिंध नदी है, इस काली सिंध नदी का जो उद्गम है ये देवास के बागली गांव से होता है। फिर आपसे पूछेगा कि इसका जो समापन है, ये समापन कहां पर होता है, समापन कहां पर होता है। तो याद रखना है दोस्तों, जो काली सिंध नदी है, इसका समापन भी कहां पर होता है। तो चंबल नदी में होता है, चंबल नदी में। और चंबल नदी में भी कहां पर, तो राजस्थान में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लोकेशन अगर देखोगे तो ये यहाँ से देवास से निकलती है, तो देवास से निकलकर ये यहाँ पर चलती है और लास्ट में जाकर ये किस में मिल जाती है। तो चंबल नदी में मिल जाती है काली सिंध नदी। और कहां पर जाकर मिलेगी, तो राजस्थान में जाकर चंबल में मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहां से हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जो वर्धा नदी है, ये वर्धा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में कहां पर होता है। तो याद रखना है, जो वर्धा नदी है, इस वर्धा नदी का उद्गम बैतूल से होता है। और बैतूल से भी कहां पर, तो याद रखना है, बैतूल में एक शिखर है जिसका नाम है वर्धन शिखर। तो याद रखना है, जो वर्धा नदी है, इस वर्धा नदी का जो उद्गम है, ये वर्धा नदी का उद्गम बैतूल के वर्धन शिखर से होता है। और अगर हम देखें तो ये यहाँ पर देखो, ये बैतूल के वर्धन शिखर से इसका यहाँ पर उद्गम होता है और लास्ट में जाकर ये कहां पर मिल जाती है। तो ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है। लेकिन गोदावरी नदी में मिलने से पहले ये बेनगंगा नदी में मिलेगी और बेनगंगा और वर्धा दोनों मिलकर गोदावरी नदी में मिलेंगी। तो इतना आपको याद रखना है कि जो वर्धा नदी है ये बैतूल से निकलती है और बैतूल से निकलने के बाद ये किस में मिलेगी, ये बेनगंगा में मिलेगी। और फिर बेनगंगा और वर्धा दोनों नदियां जाकर कहां मिलेगी, तो ये दोनों नदियां गोदावरी नदी में मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि एक नदी है वर्धा, एक नदी है वर्धा और एक नदी है बेनगंगा, बेनगंगा। ठीक है, ये बेनगंगा और वर्धा, ये बेनगंगा और वर्धा दोनों ही दक्षिणी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है। और जब ये दोनों महाराष्ट्र में मिलती है तो जहां पर ये मिलती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है प्राणहिता, प्राणहिता संगम, प्राणहिता संगम। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्राणहिता संगम बोला जाता है। और ये दोनों का ही संगम जब एक धारा बना लेता है तो ये दोनों जाकर कहाँ मिल जाती है, तो ये दोनों जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो याद रखना है, प्राणहिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना है जो बेनगंगा और वर्धा का संगम है, इस बेनगंगा और वर्धा के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये यहाँ से बैतूल से आपकी बेनगंगा निकल रही है, उसके बाद यहाँ पर ये शिवनी वाले क्षेत्र से आपकी बेनगंगा और बैतूल से वर्धा दोनों मिलकर प्राणहिता बना रही है। अगला, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेच नदी किस नदी में जाकर समाहित हो जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में एक नदी जिसका उद्गम कहां से हुआ? छिंदवाड़ा से। तो याद रखना है जो पेंच नदी है, इस पेंच नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो ये छिंदवाड़ा से हुआ, छिंदवाड़ा से हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेंच नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो छिंदवाड़ा से होता है। और ये किस नदी में जाकर मिलती है? तो ये दक्षिण में जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जाकर कहां पर मिलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जाकर आपकी पेंच नदी मिल जाती है। ये यहां से कहीं से निकली है और इस प्रकार से दक्षिण में जाकर मिल जाती है गोदावरी नदी में। अगला, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश में कहां से होता है? तो याद रखना है जो ताप्ती नदी है ये बैतूल जिले से निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ताप्ती नदी है ये कहां से निकलती है? तो बैतूल जिले के भी एक स्थान है जिसका नाम है मुल्ताई। तो बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और इसका अगर आपसे पूछे कि इसका समापन कहां पर होता है, समापन कहां पर होता है, तो इसका समापन याद रखना है दोस्तों अरब सागर में, ये जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो ये बैतूल के मुल्ताई से होता है। और इसका समापन कहां पर होता है? तो इसका समापन अरब सागर में होता है। यहाँ पर देख पा रहे हो ये ताप्ती नदी की लोकेशन, ये इस प्रकार से निकलकर बुरहानपुर से होती हुई महाराष्ट्र में निकलती है और महाराष्ट्र से फिर ये पहुंच जाती है उधर कहां पर? अरब सागर में। तो ये लोकेशन ताप्ती नदी की आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है? तो ये अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से। और अमरकंटक किस जिले में आता है? तो ये अनूपपुर में आता है, अनूपपुर में आता है, अनूपपुर में आपका अमरकंटक आता है। यहाँ पर देखो ये यहाँ से आप देख पा रहे हो अमरकंटक अनूपपुर से आपकी नर्मदा नदी निकल रही है, ये नर्मदा नदी निकल रही है, ये नर्मदा नदी निकल रही है। और इसका अगर आपसे पूछे कि इसका समापन कहां पर होता है, समापन कहां पर होता है, तो याद रखना है नर्मदा नदी का जो समापन है इसका समापन भी अरब सागर में होता है, अरब सागर में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। फिर नर्मदा नदी की अगर आपसे पूछे कि कुल लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। टोटल लंबाई अगर पूछे इसकी, तो कुल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में लंबाई पूछे तो 1077 इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में कहां से उद्गमित होती है? तो अमरकंटक से उद्गम होता है, अमरकंटक से। और अमरकंटक किस जिले में आता है? तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है, अनूपपुर जिले में आता है। और इसका समापन कहां पर होता है? तो इसका समापन अरब सागर में होता है, अरब सागर में इसका समापन हो जाता है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता या रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जिसे खुशी का दाता कहा जाता है या फिर रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो नर्मदा नदी है इस नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो खुशी का दाता या रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है कि सन 2017 में जो नर्मदा नदी है इस नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया, जीवित नदी का दर्जा दिया गया। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया? तो वो नर्मदा नदी है और इसको 2017 में जीवित नदी का दर्जा दिया गया। अगला, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण में आकर गंगा नदी में मिलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसका नाम है सोन नदी, ठीक है। और सोन नदी की हम बात करें तो दोस्तों याद रखना है इस सोन नदी का उद्गम भी कहां से होता है? तो इस सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से होता है। और अमरकंटक से निकलने के बाद में ये बिहार में पहुंचती है और लास्ट में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है
मध्य प्रदेश की जो सोन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से होता है और ये गंगा नदी में इसका समापन होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि जो अमरकंटक है इस अमरकंटक से टोटल 3 नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। सबसे पहली तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, दूसरी नदी का उद्गम यहाँ से होता है जिसका नाम है सोन नदी, और तीसरी नदी जिसका उद्गम यहाँ से होता है वो है आपकी जोहिला नदी। तो नर्मदा, सोन, जोहिला 3 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो 3 नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि जो बाणसागर बांध है, ये बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों, तो ये बाणसागर बांध सोन नदी पर बनाया गया, सोन नदी पर बनाया गया। और सोन नदी पर जो बनाया गया तो ये स्थित कहाँ पर है, तो ये शहडोल में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाणसागर बांध किस नदी पर है, सोन नदी पर है, किस जिले में है, शहडोल जिले में, और इसका नाम किसके नाम पर रखा, तो बाणभट्ट के नाम पर इसका नाम बाणसागर बांध रखा गया। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन से यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहां पर स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों जो पुनासा बांध है ये मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुनासा बांध कहां पर है, तो ये खंडवा में है। खंडवा में एक और इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि जो ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर कहां पर आता है, तो ओंकारेश्वर किस जिले में आता है, तो खंडवा जिले में आता है। किस नदी के किनारे है ये, तो याद रखना है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी के किनारे, आपका नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर बसा हुआ है जो कि खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल परियोजना से लाभान्वित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर चोरल परियोजना चलाई गई। तो दोस्तों याद रखना है जो इंदौर है, इस इंदौर जिले में जो चोरल परियोजना है, इसी चोरल परियोजना से पानी की सप्लाई की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंदौर में जो पानी की सप्लाई की जाती है ना दोस्तों, वो चोरल परियोजना के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंगस्त का मेला लगता है, तो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंगस्त का मेला का आयोजन किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे नदियों से, और नदियों का ये पहला पार्ट था। एक और सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें पूरी नदियां आपकी कवर हो जाएगी। अब आप में से कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एमपीपीएससी के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अपने पास यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए 45 दिन बचे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि एमपीपीएससी के लिए आपके पास प्रीलिम्स में टोटल 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट को अच्छे से पढ़ लिए। मतलब सबसे पहला काम तो आपका ये है कि एमपीपीएससी की जो 10 यूनिट है, इस 10 यूनिट को आपको क्या करना है, खत्म करना है। मतलब आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 10 यूनिट है, तो इन 10 यूनिट को अच्छे से रिवाइज करना है। मतलब सबसे पहला काम तो आपका ये रहेगा कि आप आपका जो सब्जेक्ट है उनको अच्छे से पढ़ते चले, मतलब सिलेबस को खत्म करना है। ठीक है। तो क्या याद रखना है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट को सबसे पहले अपने को पढ़ना है, मतलब सिलेबस को सबसे पहले खत्म करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा जो नंबर होता है वो आपका एमपी जीके से होता है। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन एमपी जीके से आता है। तो एमपी जीके आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि 10वीं जो यूनिट है जिसमें आयोग आते हैं, तो आयोग आप अच्छे से पढ़ ले। 9वीं यूनिट अच्छे से कर ले, और 8वीं यूनिट आपकी जिसमें क्या आता है करंट अफेयर, उसको अच्छे से पढ़ ले, और हिस्ट्री पॉलिटी का रिविजन कर ले। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस सबसे पहला ध्यान ये देना है आपको कि सिलेबस कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।